नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा जी। 1 फरवरी 1952 को जन्मे डॉक्टर एमसी मिश्रा जी ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कमान संभाली है। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी एम्स के ट्रामा सेंटर के प्रमुख भी हैं। 16 जुलाई 1980 को एम्स से जुड़ने वाले डॉक्टर मिश्रा के पास 33 साल से ज्यादा का चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। आज हम डॉक्टर एमसी मिश्रा जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब का स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले आपसे एम्स के बारे में जानना चाहेंगे। देश भर में काफी नाम है एम्स का, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, एम्स का जो संरचना हुई थी वो हमारे फोर फादर्स ने, जो हमारे सबसे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और डॉक्टर राजकुमारी अमृत कौर जो हमारी प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी देश की, उन लोगों ने मिलके इसका संरचना करी, इसके बारे में सोचा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये 1956 की बात है, जब एम्स को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा गठित किया गया। और इसको स्थापित करने का प्रथम उद्देश्य ये था कि एम्स हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड ट्रेनिंग का एक ऐसा स्रोत बन जाएगा जो सारे देश में मेडिकल टीचर्स की उपलब्धता कराएगा। उसके अलावा रिसर्च का भी एक उद्देश्य था कि ये ऐसा मेडिकल संस्थान होगा जो उससे पहले कोई था नहीं, जिसमें रिसर्च अनुसंधान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। और आज इसीलिए एम्स जो एक ब्रांड के रूप में उभर के आया है, वो उसी का एक मैं कहूँगा फल है हम लोगों को जो मिला है। 33 साल पहले आपने एम्स को ज्वाइन किया था, 16 जुलाई 1980 को। 33 साल हो गया आपको। तमाम विभागों में आपने काम किया, तमाम पदों पर रहते हुए काम किया। किस तरह का अनुभव रहा आपका इस दौरान? बिल्कुल, ये एक बहुत सुखद अनुभूति थी जब मेरे को एम्स से अपॉइंटमेंट लेटर गया था एज सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन करने के लिए 1980 की जून में। और एकदम से ऐसा लगा कोई लॉटरी खुली, क्योंकि एक मेरा अपना एक बहुत जिसको कहते हैं कि आदमी सोचता है कि ये करेंगे, उसमें ड्रीम जो होता है, एक सपना होता है। तो एक ये सपना था कि मैं एम्स में जाके, उस समय एक हमारे बड़े बहुत नाम था उनका, एक सर्जन थे डॉक्टर आत्म प्रकाश। तो ये था कि उनके अंडर में काम करेंगे, कुछ सीखेंगे और एकेडमिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं, एकेडमिक में हम जाएंगे। और उसका मौका मेरे को 1980 में मिला। 1980 से फिर 3 वर्ष की सीनियर रेजिडेंसी होती है, वो ख़त्म हुई। उसके बाद लगभग 1 वर्ष का रिसर्च ऑफिसर का जॉब किया और उसके बाद लेक्चरर हम 1984 अप्रैल में मैंने बतौर लेक्चरर यहाँ पे ज्वाइन किया। और उसके बाद 1988 में एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट पे मेरा पदोन्नति हुई और 1993 में प्रोफेसर की पद पर पदोन्नति हुई। और 1993 में ही मैंने सर्जरी विभाग को हेड किया 1993 से 97 तक। और फिर उसके बाद कुछ दौरान मैं विदेश भी गया और ट्रेनिंग के दौरान भी 1988-89 में मैं 1 वर्ष मैंने इंग्लैंड में ट्रॉमा केयर सर्विसेज पे कॉमनवेल्थ फेलोशिप मुझे मिली थी, उसमें कार्य किया। और उसके बाद उसी के से लाभ उठा के हमने जो कुछ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना में योगदान किया है पिछले 7 वर्षों में, वो उसी का फल मेरे को मिला और संस्थान को भी। और मैं कहूँगा कि मुझे बहुत आज इस बात की संतुष्टि है कि जो एक एपेक्स ट्रॉमा सेंटर हम लोग ने स्थापना कर पाए एम्स के अंतर्गत, वो एक अपने में एक उदाहरण बन गया है पूरे देश के लिए। और देश के लिए ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। और आज विदेशों में भी इसकी ख्याति काफ़ी हो गई है। हालांकि 7 वर्ष की उम्र है इस ट्रॉमा सेंटर की, लेकिन लगभग विश्व के सभी मुख्य जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में इसकी जानकारी है। और सभी लोग हमसे काफ़ी कोलैबोरेशन के लिए भी तत्पर रहते हैं और हमको संपर्क हमसे करते हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। मानव सेवा
ही उसका उद्देश्य है। एक खास बात मैं आपकी देख रहा हूं कि जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद से लगातार 33 साल तक आप एम्स से ही जुड़े रहे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं एम्स में नौकरी पाने के बाद फिर रिजाइन करते हैं और प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप बने रहे, अंत तक एम्स से जुड़े रहे और अंत में आप निदेशक की कुर्सी तक भी पहुंचे। क्या वजह रही कि आप लगातार एम्स पर भरोसा किए? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ये मैंने जो समझी कि मैं मान लीजिए आज एम्स छोड़ के बाहर जाता भी हूँ तो मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए और मैं क्या करना चाहता हूँ। एम्स में रह के मैं समझता हूँ कि जो हम सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूर थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। पेशेंट केयर के अलावा जो अंडर ग्रेजुएट्स की एजुकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग है, टीचिंग है और बहुत सारे और दूसरे एम्स को क्या आगे कैसे पहुंचाना है, इसमें एक जो विज़न होता है वो भी एक सहायक होता है। तो मैं समझता हूं कि एम्स में रह के मैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं एज़ कंपेयर टू अगर मैं आज कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल ज्वाइन करूं। वहाँ पे मैं मरीज़ों की देखभाल करूंगा, लेकिन बाकी जो डायमेंशंस हैं हमारे साथ, जो इस उम्र पे इस एक्सपीरियंस के साथ और बहुत सारे जो कार्य हैं वो किए जा सकते हैं, वो शायद बाहर जाके उतने अच्छे से नहीं किए जा सकते। जो भी नौजवान डॉक्टर बनना चाहते हैं उनकी आंखों में एक सपना होता है कि वे एम्स से एमबीबीएस करें, लेकिन महज 72 सीट 72 सीट है एमबीबीएस की। क्या इसे भविष्य में बढ़ाने की भी कोई योजना है? नहीं, हमारी जो शुरू हुई थी एम्स में अंडर ग्रेजुएट सीट्स वो 50 थी। हमारी 45 सीट देश के लिए थी, 5 सीट विदेशी स्टूडेंट्स के लिए थी, जिनकी संख्या बढ़ा के अभी 72 हो गई है। टोटल मिला के 77 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हम एडमिट करते हैं हर साल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऑप्टिमम नंबर है स्टूडेंट्स का, जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन के लिए एक ऑप्टिमम नंबर है। संख्या ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में हुई भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मेडिकल एजुकेशन का स्तर बनाए रखना है तो अंडर ग्रेजुएट्स की जो नंबर है वो सीमित रखना चाहिए और उसमें मैं समझता हूँ अधिक से अधिक हम इसको और बढ़ा के 100 कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने का बात होनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर हमको और जो सुविधाएं हैं वो क्रिएट पहले करनी चाहिए, जिसमें हॉस्टल एक बहुत अहम होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेक्चर थिएटर्स की कैपेसिटी होती है, फैकल्टी का नंबर होता है, जो हमारे सेमिनार रूम्स जिनमें क्लासेस होती हैं उनका फिर नंबर पर्याप्त होना चाहिए। और ये ज़रूर आप भी मानेंगे इस बात को कि अगर 5 बच्चे आप स्टूडेंट्स आप एक फैकल्टी के साथ हैं तो स्तर क्या हो सकता है एजुकेशन का, 15 हैं तो क्या हो सकता है, 30 हैं तो क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर बहुत क्लोज इंटरेक्शन रखना है फैकल्टी और स्टूडेंट्स का, रेशियो ठीक रखना है, तो ये नंबर पर्याप्त है। आपने 33 साल गुजारे हैं एम्स में, यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। अब आप निदेशक भी बन गए हैं, तो किन किन फील्ड में आप यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं और कौन सी बड़ी चुनौती अपने सामने देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी जो हमारा एक यूएसपी जिसको बोलते हैं और एम्स जो ब्रांड है, वो पेशेंट्स का जो एक ट्रस्ट है इस हॉस्पिटल में, और हर तबके के, हर लेवल के पेशेंट्स का यहाँ पे एक ट्रस्ट है जो वो हम बनाए रखना चाहते हैं, और जो एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि उसमें गरीब से गरीब आदमी को भी यहाँ वही क्वालिटी ट्रीटमेंट उसी फैकल्टी से मिल जाता है जो एक अमीर से अमीर को मिल सकता है या किसी भी वीआईपी को मिल सकता है। तो ये एक जो सबसे बड़ा जो हमारा इम्पॉर्टेंट मुख्य एक बिंदु है वो ये है, और इसको बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है, क्योंकि आप देखते हैं शहर में, देश में बहुत एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की ग्रोथ हुई है पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, और अच्छे, अब नेचुरली जब वहाँ जाते हैं फिर आप जो 50 साल पहले अस्पताल बना उससे कंपेयर होता है, नई जगह बनती है, चमकती है, ग्लिटर होता है। यहाँ पे वो शायद ग्लिटर न दिखे लोगों को, लेकिन जो एक यहाँ पे लोगों की डिवोशन और काम करने का एक जो मैं समझता हूँ लोगों में एक होड़ सी है काम करने की और पेशेंट को ठीक करने की, वो अपने में एक उदाहरण होता है।
और ये अभी भी हम बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल से भी ट्रांसफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि डायग्नोसिस नहीं बनी कहीं पे, और हमारे को कहा कि ठीक है ट्रांसफ़र करिए। तो एक हमारे पास जो रेजिडेंट का एक पॉपुलेशन है और जो ट्रेनी होते हैं वो एक बहुत बड़ी बैकबोन हमारे लिए है। नर्सिंग हमारे लिए एक बहुत बड़ी बैकबोन है जो पेशेंट्स की सेवा निरंतर रात और दिन करते हैं। इसके अलावा जो एक मल्टी स्पेशलिटी नेचर है यहाँ पे, दूसरा बेसिक साइंस और क्लिनिकल साइंस का एक जो मिश्रण है यहाँ पे, वो शायद हर जगह मौजूद नहीं होता है। तो इससे एम्स अपने में एक पूर्ण रूप से पेशेंट केयर के लिए भी, टीचिंग के लिए भी, रिसर्च के लिए भी एक इससे अच्छा संस्थान मैं समझता हूँ दूसरा मैं नहीं कोई भी है। और इसका जो मैं उदाहरण दे के इसको पुष्टि कर सकता हूँ कि जो आज पीयर रिव्यूड जर्नल हमारे होते हैं, जिनको आप कहते हैं साहब कितना पब्लिश करते हैं यहाँ की फैकल्टी, तो मैं समझता हूँ कि IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के बाद एम्स का दूसरा नंबर है पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिकेशंस का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर केवल एकेडमिक संस्थान है, उसमें पेशेंट का इलाज नहीं होता है। तो एम्स में पेशेंट का इलाज होते हुए, इतना लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स यहाँ आते हुए, और इसके साथ फैकल्टी पेशेंट केयर के साथ साथ रिसर्च भी इतना कर लेती है, ये अपने में एक चुनौती हर एक के लिए है, लेकिन अपने में एक हम इसका श्रेय भी ले सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इसको मेंटेन करना और इसमें एक्सीलेंस और लाना, ये एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। दूसरे जो लगभग 10,000 पेशेंट्स रोज़ हमारे OPDs में आते हैं, उनको हम किस तरह से और बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, ये एक अपने में बहुत बड़ी चुनौती मैं समझता हूँ मेरे लिए और सभी के लिए है। एम्स के जितने भी हमारी फैमिली है सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी इसमें तत्पर हैं और हम चाहते हैं कि इसको और सक्षम हम कैसे बना सकें आगे आने वाले समय में। इसी दिशा में हमने कंप्यूटराइजेशन पे एम्स के अभी तक जो थोड़ा सा हाफ हार्टेडली हुआ है, उसको हम पूर्ण रूप से करने की हमने अपना मंशा बनाई है और इसमें हम सफलता हासिल करके ही इसमें हम लोगों को तसल्ली होगी। आमतौर पर माना जाता है कि सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई कम होती है। एम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि साफ सफाई हर हालत में रहे? मैं समझता हूँ कि एम्स की एक तो हमने अभी सफाई का यहाँ पे जो विभाग है उसको आउटसोर्स किया है, कई सालों से हो रहा है, ट्रॉमा सेंटर में भी, यहाँ पे भी और बाकी सेंटर्स में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि एम्स के अंदर जो इंडोर वार्ड्स हैं वो काफ़ी हद तक बहुत साफ़ हैं, आप उनको कभी भी जाके देख सकते हैं। और जो लोग हमको विजिटर्स भी हमारे आए हैं तो हमको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम इनको वहाँ ना ले जाएं, हम उनको दिखाते हैं, जो हमारा है वो हम दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा, चूँकि ये 50 साल पुराना और लगभग 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये इमारत है और ये बना है, तो नेचुरली आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बिल्डिंग से, हॉस्पिटल से आप कंपेयर करेंगे तो शायद उतनी चमक दमक यहाँ ना हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि साफ़ सफाई के मामले में कोई कमी नहीं है अंदर हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा सा हम ज़रूर कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट, जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जैसे घुस के किसी को अच्छा लगे, उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नरत हैं कि गेट से आप जब घुसते हैं तो उसी समय जो बहुत सारा अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन है उसको हटा के और उसकी जगह ठीक करना, उसके दिशा में हम लोगों ने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो साफ़ सफाई का मामला है, अगर हम कंपेयर करते हैं अब हमारे यहाँ जो भी रिज़ल्ट्स हैं, चाहे वो इन्फेक्शन का हो इश्यू हो या और सर्जरी के रिज़ल्ट्स हों, इलाज के रिज़ल्ट्स हों, वो दुनिया के किसी भी और बहुत बेहतरीन संस्थान से भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे इन्फीरियर नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया अगर हमारे यहाँ है तो सब जगह है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। एम्स में किस तरह से इतने संख्या में इलाज होता है, लगभग 1.5 लाख ऑपरेशन होते हैं साल के, 1 मिलियन मरीज़ को देखा जाता है साल में, और जो हमारे इन्फेक्शन रेट्स, हॉस्पिटल स्टे, मॉर्टेलिटी एट पार है। किसी से ऐसा नहीं है कि कहीं 2 है तो हमारे यहाँ 4 है, एट पार है।
तो ये इस बात का हमको बहुत गर्व भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि फैकल्टी और डॉक्टरों के तमाम पद एम्स में खाली हैं। इसको भरने के लिए क्या कुछ आपकी पहल होगी? अब देखिए, जो हम लोगों का एक प्रक्रिया होती है उसमें हम लोग कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह हायर फायर नहीं कर सकते। तो हमको जो प्रक्रिया है उसको पूरी तौर से, और जो भी हमारे संविधान ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी है उसको भी निभाना हमारा दायित्व है, फ़र्ज़ है। तो उसके को चलते हुए ही हम लोग प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब जैसे करीब मैं एग्जांपल दूंगा कि 148 पोस्ट हमारी फैकल्टी की एडवर्टाइज़ हुई थी पिछले साल जनवरी में, और फिर एक एप्लीकेशंस आई, एक डेडलाइन हुई, और उसके बाद कुछ एक जुलाई में कोई कोर्ट का जजमेंट आ गया कि साहब, और उसके वो रिव्यू में चला गया। फिर उसके बाद तो थोड़ा सा उसमें उसकी वजह से डिले हुआ, और कुछ और भी इश्यूज़ थे जिसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन वो प्रक्रिया भी हमने फिर से शुरू करी है। स्क्रीनिंग उन एप्लीकेशंस की चल रही है, और मैं समझता हूँ कि हम उस प्रक्रिया को आने वाले 3-4 महीनों में पूरा कर लेंगे। समय लगता है यहाँ पे, रिक्रूटमेंट में ज़रूर समय लगता है, क्योंकि हमें प्रोसेस करके ही, और बिल्कुल जो संविधान के प्रावधान हैं उनके तहत ही हम लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना होता है। एक और बड़ा सवाल है कि एम्स में यदि ऑपरेशन अगर आपको कराना है तो यहाँ वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है। क्या आपको लगता है निकट भविष्य में इसका कोई समाधान मिल पाएगा लोगों को? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ख़ास तौर से कुछ विभाग हैं जहाँ पे वेटिंग लिस्ट की समस्या सबसे अधिक है, और उसके कई कारण हैं। जैसे न्यूरो सर्जरी में वेटिंग लिस्ट की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है, और उसका इमीडिएट अभी हमारे पास कोई समाधान भी नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि न्यूरो सर्जरी और कुछ सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज बाकी अस्पतालों में, बाकी संस्थानों में उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं है। इसी वजह से पेशेंट्स दूर दराज से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, और फिर एक कॉस्ट का इशू भी आ जाता है कि उसी चीज़ का इलाज अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो बहुत महंगा हो जाता है, जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से भी वेटिंग लिस्ट होती है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि वेटिंग लिस्ट हो, या हो तो बहुत जल्दी हो, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आ रहा है इलाज के लिए, हम उसका ज़रूर इलाज कर पाएँ। आप कम लागत वाले चिकित्सा तकनीक की शोध पर भी काम कर रहे हैं। किस तरह का परिवर्तन भविष्य में देखने को मिल सकता है? $1 a डे पे यहाँ पे इलाज हो जाता है पेशेंट का। इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से इतने सारे पेशेंट्स का इलाज इस अपने में एक अनोखी बात है, और यही उस सर्वे में आया था। उन्होंने कंपेयर किए थे दुनिया के 3-4 बेहतरीन संस्थानों को। एक थाईलैंड का था, एक हमारा था, और एक और किसी मुल्क का था, और उसमें ये बात सामने आई थी। तो कॉस्ट ऑफ केयर और नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर आप देखें तो ये बहुत कम लागत पे हम लोग यहाँ इलाज मुहैया करा रहे हैं। और उस दिशा में जैसे एक हमारा प्रोजेक्ट है अभी, स्टैनफोर्ड एम्स बायो डिज़ाइन प्रोजेक्ट, और IIT दिल्ली भी इसमें शामिल है। उसमें कुछ फेलोज़ और इंटर्न्स को ये दायित्व दिया जाता है, जब वो सिलेक्शन हो जाता है उनका, कि वो हमारी समस्याओं को समझें और उसके लिए समाधान वो निकालें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में लो कॉस्ट हो, और जिसको हम अगर एक्सपोर्ट करें दूसरे देशों को, उनको भी कॉस्ट उसकी कम आए। तो इस विषय में कुछ काम आगे बढ़ा है, और कुछ पेटेंट्स भी फाइल हुए हैं जिनके हम कह सकते हैं कि जो लो कॉस्ट हैं। एक जैसे प्री हॉस्पिटल केयर में जब पेशेंट को चोट लग जाती है तो उस स्थान से उठा के जब अस्पताल लाते हैं इन द फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी, तो उसके लिए एक स्प्लिंट तैयार किया है इस ग्रुप ने, जो अपने में बहुत अच्छी बात है और लो कॉस्ट है। जबकि अभी तक प्री हॉस्पिटल एम्बुलेंस में स्प्लिंट नहीं मिल पाता है पेशेंट को। तो अगर ये लो कॉस्ट हम उपलब्ध करा देंगे तो सभी एम्बुलेंसेज में, PCR वैन्स में इसकी उपलब्धता हो जाएगी। आपके ही देख रेख में एम्स के ट्रामा सेंटर का विस्तार हुआ। ट्रामा सेंटर के बारे में हमें बताएं कि क्यों ट्रामा सेंटर बनाया गया और क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है। देखिए, ट्रॉमा सेंटर का जो कंसेप्शन था वो काफ़ी पहले हुआ, 80s में हुआ,
और फिर उसके बाद उस पर प्लानिंग होती रही और फिर फाइनली जब ये बन के तैयार हुआ 2005 में तो शुरू नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने 2006 में मेरे को इसका भार सौंपा गया और हमने इस पर काम करना शुरू हुआ। जब मैंने इसका भार लिया था उस समय वहाँ पे बिजली पानी कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग तैयार खड़ी थी। कुछ स्टाफ ज़रूर सेलेक्ट होके मेन एम्स में काम कर रहे थे विभिन्न भागों में, और 2006 जून में मैंने इसका पदभार ग्रहण किया था और नवंबर 2006 में हमने ट्रायल के रूप में वहाँ पे कार्य शुरू किया। उस समय हम ट्रॉमा के पेशेंट्स को एम्स से वहाँ पे ले जाते थे जो जिनको कम चोट लगी होती थी। उसके बाद 1 साल में हमने फिर वहाँ पे सारा हॉस्पिटल को इक्विपमेंट से, मैन पावर से सुसज्जित किया और नवंबर 2007 से हमने वहाँ पे मरीज़ों को सीधे भर्ती करना शुरू किया। और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, ट्रॉमा सेंटर का जो कंसेप्ट था कि पेशेंट जब आए तो उसको प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट मिले, उसका रिससिटेशन टाइम से हो जाए, उसको ऑपरेशन चाहिए तो इमीडिएटली हो जाए, उसको अगर आईसीयू केयर चाहिए तो वो मिल जाए। तो वहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स जो ट्रॉमा है, हड्डी टूटी है किसी भी भाग की, न्यूरो सर्जरी जैसे ब्रेन इंजरी के मरीज़, और टॉर्सो ट्रॉमा जैसे चेस्ट और एब्डोमेन, तो ये तीनों विभाग वहाँ पे हैं। उसके बाद हमारा आईसीयू है, वहाँ पे न्यूरो आईसीयू अलग है, ऑर्थोपेडिक जनरल आईसीयू अलग है, फिजियोथेरेपी की सुविधा वहाँ पे अलग है, 6 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जो निरंतर काम करते हैं, और उसके अलावा इमरजेंसी डिपार्टमेंट वहाँ पे बहुत सक्षम है जिसमें ट्रायज होता है बहुत जल्दी से। पेशेंट जैसे ही आता है उसको अगर बहुत सीवियर इंजरीज़ हैं, बहुत सीरियस है, तो एकदम से रेड एरिया में ले जाके रिससिटेट करके अगर ऑपरेशन होना है इमीडिएटली ऑपरेशन हो जाएगा। तो उससे आउटकम पे बड़ा असर पड़ा है। और जैसे आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे इंजरीज़ आई हैं जिनको हम भी नहीं सोच सकते थे कि ये हॉस्पिटल से घर जा सकते हैं। इस तरह के पेशेंट्स का आउटकम वहाँ पे हमने देखा, और अलग डेडिकेटेड सेंटर बनने से पेशेंट्स का जो केयर है वो अपने में बहुत अच्छी हो जाती है। बाहर के मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है इलाज के दौरान उनके परिजनों के रुकने में, क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी सोच रहे हैं कि एम्स परिसर में या आसपास रुकने की कोई व्यवस्था करें निकट भविष्य में आप लोग? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और सुझाव भी मैं कहूँगा, क्योंकि जब एम्स बना था 50 या कहीं 57 वर्ष पूर्व, तो ये इस बात का नहीं ध्यान किसी को था कि एक हॉस्पिटल के साथ एक होटल या धर्मशाला जैसी सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, उनके परिजन निकटजन, और कई बार फॉलोअप पेशेंट को करना होता है तो पेशेंट को भी रुकना होता है, और जो लो कॉस्ट हो और डिसेंट फैसिलिटी हो। तो वेस्ट कैंपस में ज़रूर हमारे पास कुछ धर्मशालाएं हैं जो डोनेशन से बनी है। राजगढ़िया धर्मशाला है और सुरेखा सदन है, लेकिन उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी चाहिए। और ट्रॉमा सेंटर में भी एक धर्मशाला का प्रावधान हमने किया है जिसका अभी टेंडर हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अगले 1 वर्ष में वो भी बन के शायद पूरा हो जाएगा। तो इस दिशा में कुछ ज़रूर पेशेंट्स को, उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। और ये एक बहुत गंभीर समस्या कई बार हो जाती है। अब आजकल जैसे सर्दी आ गई, अब पेशेंट को कोई रुकने की जगह नहीं है, बाहर खुले में ठंड इतनी होती है, तो उसके लिए जैसे अभी सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एक हमारे कैंप वहाँ पे सुविधा प्रदान करी है ट्रॉमा सेंटर में। बीएसएफ वाले हमको एम्स में करा रहे हैं। हमने अपनी तरफ से भी इस दिशा में एक हॉल बनाया है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे पिछली वर्ष, लेकिन सभी सुविधाएं कम पड़ जाती हैं क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको चाहिए वो ज़्यादा है, जितनी सुविधा क्रिएट होती है वो कम है। तो जगह की भी कमी है, क्योंकि अब हमारे जैसे आपने कहा एम्स के प्रांगण में अब इतनी जगह नहीं है कि कहीं पे एक बहुत बड़ी इस तरह की सुविधा हम बना सकें। तो ट्रॉमा सेंटर में हमारे पास थोड़ी जगह है, वहाँ पे हम बना रहे हैं। एक आरोप एम्स प्रशासन पर अक्सर लगता है कि यहाँ पर वीवीआईपी मरीजों का इलाज तो आसानी से हो जाता है जबकि गरीबों का नहीं, क्या यह सच है? मैं समझता हूँ कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि इलाज यहाँ सभी का होता है, चाहे गरीब से गरीब हो,
चाहे वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, और हम चाहेंगे कि हमारे पास सभी लोग आएँ इलाज के लिए, गरीब भी आए और लोग भी आएँ, क्योंकि तभी अस्पताल की साख का पता लगता है कि सभी लोग यहाँ ट्रस्ट करते हैं, और वो हम चाहेंगे कि हमारे लिए बना रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्रिपरिषद है, तो उनको अगर थोड़ी प्रायोरिटी मिलती है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे जैसे जर्नलिस्ट भाई बंधु हैं वो भी फ़ोन कर देते हैं, तो हम उनको भी जितना कोऑपरेट कर सकते हैं करते हैं। कई बार हमारे चाहने के बाद भी बेड नहीं अवेलेबल होता है, तो सभी को उसके लिए सभी के लिए होता है वो। और बहुत बार ये ऐसा भी होता है कि जो प्रॉब्लम होती है बेड की वो जनरल वार्ड में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो एक समस्या है मैं समझता हूँ। बाकी सीरियस कोई भी पेशेंट आता है, उस कोई भी हो XYZ, कोई डिफरेंस नहीं है किसी में। लेकिन ये ज़रूर है कि किसी ने अपॉइंटमेंट लिया है तो पहले देख लेते हैं उनको। और OPD में भी जैसे मेरे आते हैं, कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया होता है मेरे लिए और भी फैकल्टी के लिए, तो कुछ लोग OPD में बिना अपॉइंटमेंट के भी आते हैं, तो वो कई बार बोलते भी हैं इस बात को कि साहब आपने इनको पहले देख लिया, हमको नहीं देखा। तो मैं उनको फिर समझाते हैं, जैसे मैं पर्सनली ही मेरी OPD में कभी कभी होता है, तो मैंने कभी इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था मेरे से, इनको मैंने देख लिया है, आपने नहीं लिया था, लेकिन आपको देखेंगे, आप बैठे रहें तसल्ली से, देखा सबको जाएगा। देश के जो नौजवान डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको आपकी सलाह क्या होगी? मैं समझता हूँ कि मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। लेकिन वही लोग आएँ जो इसमें सेवा भाव से आना चाहते हैं, बहुत जल्दी अमीर नहीं बनना चाहते, क्योंकि इस प्रोफेशन में और लंबी लड़ाई है ये मैं कहूँगा कि बाकी प्रोफेशंस के मुकाबले समय बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं हमको, जब हम एक लेवल पे पहुँचते हैं, जब लोग कुछ रिकॉग्नाइज़ करते हैं हमारी वर्थ। तो ये शुरू में जो समय लगता है थोड़ा अधिक लगता है। तो 30-32 वर्ष की उम्र हो जाती है ज़्यादातर डॉक्टर्स की, जब वो फैकल्टी बनते हैं या कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कंसल्टेंट का उनको पद मिलता है। लेकिन वो बात के उम्र में काम आता है। फिर वो 70 वर्ष पे हम रिटायर नहीं होते, फिर हम 80 पे भी रिटायर नहीं होते। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, फिजिकल स्वास्थ्य ठीक है, तो 70 वर्ष पे भी हम रिटायर नहीं होते। तो वो एडवांटेज आपको बाद में मिल जाता है। तो एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना करें। मेडिकल प्रोफेशन में आप खुश रहेंगे अगर आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जितना सेटिस्फेक्शन इसमें, आज समझिए मैं डायरेक्टर भी बन गया हूँ, लेकिन मुझे जिस दिन मैं ऑपरेशन कर लेता हूँ उस दिन मुझे लगता है मेरा दिन सफल हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन में शायद मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि मैं सबकी मदद नहीं कर पाता, लेकिन कल ऑपरेशन किए 4, बहुत उससे तसल्ली मिलती है कि कुछ सब्सटेंशियल किया आज। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य तो मैं ये मानता हूँ कि अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर भारत की जनता को उपलब्ध हो। और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो भी कोई आए पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में, वो उसी प्रकार से उसका इलाज हो जैसे होना चाहिए। और बाकी तो मैं ये कहूँगा कि बीमारी को तो एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। और लोगों को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में ज़रूर लेना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसके लिए कंसल्टेंट डॉक्टर से सलाह लें, दिखाएं, और बीमारी को जल्द अवस्था में पकड़ें और उसका इलाज करें। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि अगर जल्दी की अवस्था में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो ट्रॉमा हो, जितनी जल्दी अस्पताल में उसका इलाज हो जाएगा, उस पर खर्चा कम आएगा, पेशेंट को उससे सफरिंग कम होगी, दिक्कत कम होगी, और उसका आउटकम अच्छा होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये थे एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और डॉक्टर MC मिश्रा जी ने साफ कहा कि बतौर निदेशक इनकी पूरी कोशिश होगी कि एम्स की जो साख
देश और दुनिया में हैं उसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।